डियर स्टूडेंट JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपका वीडियो है हिस्ट्री के अंतर्गत 12th क्लास में आरंभिक राज की स्थिति क्या थी, क्या स्वरूप उनका था, इनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 12th क्लास हिस्ट्री के अंतर्गत आज आपका टॉपिक है आरंभिक राज्य के क्या स्वरूप थे, क्या स्थितियाँ थी उस टाइम की, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम अपनी विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। आरंभिक राज्य यानी प्रारंभिक स्थिति में किस तरह से राज्यों का क्या स्वरूप था, क्या स्थितियाँ थी, कब से लेखन परंपरा प्रारंभ होती है आगे चल करके, तो बहुत सारा स्वरूप था, उसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं पहले से हड़प्पा सभ्यता के विषय में जान चुके हैं, पहले से ही वीडियो जा चुका है, जान चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1500 वर्षों के दीर्घ अंतराल के बाद 1500 वर्षों के अंतराल के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में अनेक प्रकार का विकास हुआ, बहुत सारी स्थितियाँ बदल गई। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सभी लोग जानते हैं किस तरह से हड़प्पा सभ्यता जो है उसका विनाश हो गया, जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। केवल ऐतिहासिक या पुरातत्वविदों के द्वारा केवल एक अनुमान किया जाता है हड़प्पा सभ्यता का विनाश किन किन कारणों से हो सकता है। इतिहासकारों के द्वारा, पुरातत्वविदों के द्वारा जैसा अनुमान किया जाता है, कुछ मानते हैं कि हो सकता है कोई प्रलय हुआ होगा, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कोई महामारी के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया, या फिर कुछ पुरातत्वविदों या इतिहासकारों का मानना है कि कोई महामारी फैली होगी जिसके कारण उस सभ्यता का अंत हो गया, या फिर जल प्लावन, जल के जलमग्न हो जाने के कारण पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई होगी। तो इस तरह से विविध इतिहासकारों द्वारा विविध मत प्रचलन में है। बहुत सारे कुछ लोग सोचते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण ये ऐसा हुआ होगा, तो कोई निश्चित अनुमान नहीं, मतलब निश्चित निष्कर्ष नहीं है, लेकिन ये है कि ये सभ्यता नष्ट हो गई। तो इसके पश्चात जो है 1500 वर्षों के दीर्घ अंतराल के बाद बहुत सारी परिस्थितियाँ चेंज हुई, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, और किस तरह से आरंभिक राज्य जो है अस्तित्व में आए, क्या क्या स्थितियाँ उस टाइम के थी। उदाहरण स्वरूप आरंभिक राज्य धर्म की नवीन अवधारणा का उदय हुआ, यानी आरंभिक जो राज्य थे उस समय धर्म की नवीन अवधारणा का उदय हुआ था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नगरों के उद्भव के साथ साथ, चूँकि प्रारंभिक जो राज्य थे उनके उद्भव के साथ साथ ऋग्वेद का लेखन प्रारंभ हो गया, ऋग्वेद का लेखन हुआ था इस टाइम में। साम्राज्यों व राजवाड़ों का विकास इत्यादि इस काल में हुआ। उत्तरी भारत के दक्कन पठारी क्षेत्र, अब देखें यहाँ पे दक्कन व पठारी क्षेत्र आया है, तो भारत के मानचित्र में जैसा आप देखते हैं कि जहाँ से नीचे का मानचित्र ये है, यहाँ से आपका भारत जैसे इस तरह से बनता है, तो यहाँ का जो क्षेत्र पूरा है क्या कहलाता है, दक्कन क्षेत्र या पठारी क्षेत्र। तो यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि भारत का दक्कन पठार और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में कृषक बस्तियाँ अस्तित्व में आई थी। तो यहाँ पे कृषि से रिलेटेड बस्तियाँ अस्तित्व में आई थी। नए नए राज्यों का उदय हुआ था। वैदिक लेखन इस काल की देन है। तो इस तरह से प्रारंभिक राज्यों में ये स्थिति थी। आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। नगरों के उद्भव में ऋग्वेद के लेखन के पश्चात साम्राज्यों व रजवाड़ों का विकास हुआ इस काल में। इसी पीरियड में दक्षिण क्षेत्र में, कर्नाटक क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। किसानों का एक विशेष वर्ग, विशेष क्षेत्र इस वर्ग में विकसित हुआ। इसी क्रम में दक्षिण भारत में, दक्षिण के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के भी प्रमाण मिलते हैं। तो चरवाहा बस्तियां वहाँ पे पशुओं को पालते थे, विशेष रूप से चरवाहा बस्तियां थी जो केवल इसी जो है व्यवसाय में लगे हुए थे या इसी पशुपालन में ही लिप्त थे। तो इस तरह की बस्तियां के प्रमाण जो है दक्षिण भारत में प्राप्त होते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक लोहे की खोज हो चुकी थी। तो यहाँ पे लोहा धातु है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक किसकी खोज हो चुकी थी, लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहा जो है मानव विकास का आधार माना जाता है। लोहे के माध्यम से विविध उपकरण, चाहे वो कृषि कार्य से जुड़े हुए उपकरण हों या घरों में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हों, या फिर कह सकते हैं कृषि कार्य के अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें लोहे की बनती हैं,
वही सब उपकरण हो। तो लोहे के विकास से मानव में एक कह सकते हैं त्वरित परिवर्तन आया, क्योंकि लोहे के कारण ही लोहा जो है मानव जीवन का विकास का आधार माना जाता। लोहे से ही पहिया बनाया जाने लगा, परिवहन के साधन के रूप में विकसित हुआ, तो रथों में घोड़ों में लगा करके आगे चलाने के लिए। तो बहुत सारा परिवर्तन आया लोहों के कारण। तो लोहा जो था इस काल में, लोहे के कारण जो है कई क्षेत्रों में परिवर्तन आया। लोहे की खोज एवं उसका व्यापक प्रयोग आरंभ हो चुका था। लोहा जो है मानव जीवन के विकास का क्या माना जाता है? आधार। विविध क्षेत्रों में लोहे के उपयोग से मानव जीवन की जीवन शैली को और अधिक व्यवहारिक और आसान बना दिया, क्योंकि लोहे के प्रयोग से कृषि कार्य अच्छे तरीके से हो जाने लगा। इसके पहले लकड़ी के हल का प्रयोग, जैसा कि हड़प्पा सभ्यता में आपने अध्ययन किया है कि लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था, तो लकड़ी के हल का प्रयोग उतना सफल नहीं रहा होगा, लेकिन लोहे के प्रयोग के कारण जो है विविध क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने से मानव जीवन के विकास में एक नए युग की शुरुआत हो गई लोहे के प्रयोग से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोहे की खोज एवं इसका व्यापक प्रयोग आरंभ हो चुका था। ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना आरंभ कर दी थी। तो इसी काल में वैदिक पौराणिक चीज़ें रचनाएं लिखना शुरू हो गई थी। इसी काल में बौद्ध एवं जैन साहित्य, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। तो यहाँ पे बौद्ध एवं जैन साहित्य है। जैसा कि आप जानते हैं बौद्ध साहित्य महात्मा बुद्ध से, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। जैन साहित्य है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ये दार्शनिक विचारधारा, दार्शनिक का मतलब है एक सोच है, एक विचारधारा है, दर्शन है। जैसे बौद्ध है तो उनका आत्मा के संदर्भ में क्या विचारधारा है, मानव के संदर्भ में क्या विचारधारा है, इस ब्रह्मांड के संदर्भ में क्या विचारधारा है, धर्म के संदर्भ में उनकी क्या विचारधारा है। तो पूरे इहलौकिक और परलौकिक के संदर्भ में, ईश्वर की सत्ता के संदर्भ में क्या विचारधारा है। दोनों धर्मों की, दोनों दार्शनिकों की अपनी अपनी विचारधारा है, जो अपने रचनाओं के माध्यम से अपने विचारों को, अपनी विचारधारा को उन रचनाओं के माध्यम से जनता के सम्मुख रखते हैं। तो इस तरह से दो दार्शनिक विचारधाराएँ थी, जैन धर्म से जुड़ी हुई और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई। तो इस तरह की जो विचारधाराएँ थी, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, दोनों इस युग की देन है, इस पीरियड की देन है। इसी विचारधाराओं के अंतर्गत इन दार्शनिक विचारधाराओं को लिपिबद्ध किया गया रचनाओं के माध्यम से, जो जैन साहित्य एवं बौद्ध साहित्य के नाम से विख्यात है। जैसा कि आप जब प्रारंभिक स्थिति में पढ़े थे कि हिस्ट्री, इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं, तो उसमें साहित्यिक स्रोत था, पुरातात्विक स्रोत था। साहित्यिक स्रोतों में प्राचीन स्रोत में जैसे बौद्ध धार्मिक स्रोत एवं ऐतिहासिक स्रोत थे, दो भागों में डिवाइड किया गया था। साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में डिवाइड किया गया था, धार्मिक स्रोत और ऐतिहासिक स्रोत। तो धार्मिक स्रोत में तीन भाग थे, धार्मिक स्रोत में तीन भाग थे, वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। वैदिक साहित्य में जैसा कि आपने अध्ययन किया था, वैदिक साहित्य में वेद हैं, वेद जैसे चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदांग हैं, वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष हैं। वेदांग की रचना की गई थी इसी पीरियड में। वेदांग क्या थे, मतलब इसी के क्रम के वैदिक साहित्य के ही अंग हैं ये। उपनिषद की रचना की गई, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं? वेदों को सरल और संक्षिप्त बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। तो इस तरह से रामायण, महाभारत, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ये सब रचनाएं इस पीरियड में की गई। आगे चल के फिर बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो वैदिक तीन भाग डिवाइड हैं साहित्यिक साक्ष्यों में इतिहास के। तो प्राचीन साहित्य में, वैदिक साहित्य में वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत हो गए। और आगे चल करके बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य। तो बौद्ध साहित्य रचनाएं एवं जैन साहित्य रचनाएं। तो बौद्ध विचारधारा बौद्ध साहित्य में है और जैन साहित्य की विचारधारा जैन साहित्य में है। तो जैन दर्शन जो है वो जैन साहित्य में है और बौद्ध दर्शन बौद्ध साहित्य में है। इस तरह से जो है बौद्ध एवं जैन दार्शनिक विचारधाराओं का क्या हुआ था, विकास हुआ था। इसी पीरियड में बौद्ध एवं जैन दर्शन का विकास हुआ था। आगे चलते हैं। इन दार्शनिक एवं धार्मिक विचारधाराओं के ग्रंथों में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है।
16 महाजनपद थे। जैसे जनपद होते हैं, राज्य होते हैं, तो राज्य से छोटा, जैसे पहले इतने बड़े बड़े राज्य नहीं हुआ करते थे, जैसे वर्तमान समय में है बहुत बड़े बड़े राज्य इस टाइम में है प्रदेश के लेवल पे, लेकिन उसमें बहुत छोटे छोटे राज्य हुआ थे। जिले से बड़े महाजनपद थे, 16 महाजनपद, जिसके अंतर्गत आप इसमें अध्ययन करेंगे कि 16 महाजनपद कौन थे, जिसमें 2 प्रकार की शासन प्रणाली प्रचलन में थी। कुछ में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी और कुछ गणराज्य के रूप में थी। राजतंत्रात्मक का मतलब है राजा हुआ करते थे, मतलब जिसमें एक पद राजा के बाद उसका पुत्र शासक बनता था, राजा बनता था। लेकिन गणतंत्रात्मक में वहाँ की एक समिति होती थी जो आपस में ही राजा का क्या करती थी, चुनाव करती थी। तो इस तरह से कई सदस्यों के समिति एक प्रकार से शासन करती थी जो सभी राजा कहलाते थे गणराज्यों में। और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी इसी समय कुछ राज्यों में प्रचलन में थी। तो 2 प्रकार के राज्य थे, राजतंत्रात्मक एवं गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता था समितियों के द्वारा चुनाव होता था राजा का, और जनतंत्र जहाँ राजतंत्र था वहाँ पे राजा तो स्वयं शक्ति के बल पे राजा बनता था, उसी परंपरा से उसी वंश से कोई व्यक्ति राजा बनता था। तो इस तरह से गणराज्य थे, 16 महाजनपद थे, जिसमें गणराज्य भी था उसी में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी थी। तो गणराज्यों में अवंती था। अवंती जैसे ये मालवा क्षेत्र में मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है, अवंती राज्य उसमें था अस्तित्व में 16 महाजनपद में। इसी क्रम में अस्मक है जो दक्षिण भारत में है। नेक्स्ट है अंग है जो बिहार क्षेत्र में है, तो अंग के क्रम में आगे है। फिर इसी क्रम में है कंबोज है, कंबोज कश्मीर के उत्तर में है। फिर आगे इसी में है काशी। फिर है कुरु है जो हरियाणा में है। कौशल है जो अयोध्या, गोंडा और बहराइच क्षेत्रों को मिला करके ये राज्य उस टाइम में था। नेक्स्ट है गांधार है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में था उस टाइम में। फिर चेदी है जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है। फिर वज्जी है और इसी क्रम में इसी क्रम में आगे है वत्स है जो प्रयाग क्षेत्र में है। पांचाल उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है। फिर आगे मगध है जो बिहार के पटना व गया क्षेत्र में फैला विस्तृत था ये। फिर आगे है मत्स्य है, अलवर, भरतपुर, जयपुर के क्षेत्रों में था। नेक्स्ट है मल्ल जो गोरखपुर के क्षेत्र में विस्तृत था। और अगला है सूरसेन जो मथुरा के क्षेत्रों में विस्तृत था। तो इस तरह से 16 महाजनपद थे जिसके अंतर्गत राजतंत्रात्मक शासन और गणराज्य दोनों व्यवस्थाएं चल रही थी। मतलब 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं संचालित हो रही थी। एक तरफ राजा के द्वारा, दोनों तो राजा कहलाते थे, लेकिन एक राजतंत्रात्मक था जो उसी पीढ़ी वंश के व्यक्ति राजा बनता था, और दूसरा जो था गणराज्य था जिसमें समिति के द्वारा राजा का क्या होता था, चुनाव होता था। तो इस तरह से आरंभिक राज्यों की ये व्यवस्थाएँ थी। इस तरह की स्वरूप था प्रारंभिक राज्यों की। वैदिक परंपरा के बाद किस तरह से 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है उत्तर निकाय में। तो इस तरह से 16 महाजनपद उनकी क्या स्थिति थी, आज के इस वीडियो में आपने अध्ययन किया। फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।